सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र। तो आज हम जो करने जा रहे हैं सिंपल सा 21 अगस्त का करने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेट चल रहे हैं लेकिन थोड़ा ज़्यादा ये हैट्रिक शेड्यूल हो रहा है, इस वजह से थोड़ा सा करना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं आज क्या आता है। और पार्टी के अंदर संविधान संशोधन आया है 130वां 2025 में। जीएस सेकंड में आता है। ये संशोधन क्यों लाया गया? कई बार मंत्री, जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य केंद्र मंत्री पर एक गंभीर आरोप लगाया जाता है कि लंबे समय तक जेल में हिरासत में रहते हैं, है ना, सही बात है। लेकिन संविधान में कोई स्पष्ट नियम नहीं था कि ऐसे मंत्री को हटाया जाए या नहीं। ठीक है, और इसी कमी को दूर करने के लिए 130वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। अच्छा, तो किस घटना के बाद लाया गया? तो 23 में तमिलनाडु के मंत्री, जिसका नाम है सेंथिल बालाजी, की गिरफ्तारी और विवाद के बाद ये मुद्दा सामने आया। किन अनुच्छेद में? अपने हथियार तो निकाला नहीं, सॉरी। ठीक है, ये पढ़ रहे हैं हम, इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो अनुच्छेद ये बताता है कि 75 प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, 70 बताता है। लेकिन 164 ये बोलता है कि राज्य मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री और मंत्री से, ठीक है, राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री और मंत्री से। और 239 क्लॉज डबल ए जो दिल्ली के जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विशेष है। ठीक है, और मंत्री को हटाने का नया प्रस्ताव किया है। अगर कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री ऐसे अपराध में गिरफ्तार हो जिसकी सज़ा 5 साल या उससे अधिक हो और वह लगातार 30 दिन हिरासत में रहता है, तो क्या होगा उसके लिए देखते हैं। ठीक है, जो कि है, कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। किसे हटा सकता है? कैसे? राष्ट्रपति। ठीक, कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। और किसे हटा सकता है? प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री को हटा सकता है। कौन? राष्ट्रपति। कैसे? प्रधानमंत्री की सलाह पर, सीधे प्रधानमंत्री की सलाह पर, या सीधे सलाह पर भी हटा सकता हो, सीधे भी। अगर वो केंद्रीय मंत्री की बात आ रही है, सिंपल सा पॉइंट है, सलाह हो किसकी होगी? प्रधानमंत्री की। और अगर प्रधानमंत्री है तो उसे सीधे नहीं हटा देगा। राज्यपाल की तो सिंपल सी बात है, राज्यपाल की अगर बात आती है, अगर राज्यपाल की बात आती है तो सिंपल से हम क्या कर सकते हैं कि लाइक राज्यपाल में राज्य मंत्री हटाएंगे, किसे? मुख्यमंत्री की सलाह पे। राज्यपाल, सिंपल सी बात है, राज्यपाल के नीचे का जो पद माना जाता है वो होता है चीफ मिनिस्टर। और चीफ मिनिस्टर के नीचे जितने भी पद होते हैं हमारे, उनको राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री सीधे बिना सलाह पे, क्या राज्यपाल क्या करता है? राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री को सीधे बिना सलाह के भी हटा सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो सोचते थे लाइक कि बस सीट मिलेगा ही, दोबारा से हम काम करें ना करें, हु नोज। ठीक है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है उस चीज़ के बारे में, तो उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा ही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है? विशेष नियम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी लागू होंगे। किसी को नहीं बस बख्शा गया है, सभी के लिए लागू है, खासकर JK। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी, दिल्ली, पुडुचेरी, ठीक है, दादर नागर हवेली, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, सभी के लिए। क्या मंत्री दोबारा बन सकते हैं? तो वो भी देख लेते हैं। तो सिंपल से इन्होंने बोला है कि हाँ, अगर उन्हें रिहा कर दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है तो उन्हें फिर से मंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है, और भारत के उपराष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए और वे इस्तीफा दे दे या उन्हें हटाया जाए या महाभियोग के द्वारा, तो उपराष्ट्रपति उनके काम संभालते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन के अध्यक्ष सभापति होते हैं। ठीक है, क्या बोला दोबारा? अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर इस्तीफा दे या फिर उन्हें हटाया जाए तो महाभियोग के द्वारा या उपराष्ट्रपति उनके काम को संभालता है। अगर राष्ट्रपति हटता है तो सिंपल सी बात है, उपराष्ट्रपति संभालता है। अगर उपराष्ट्रपति राज्यसभा संसद के ऊपरी सदन के अध्यक्ष सभापति होते हैं, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के संभालते हैं, ये पता आपको पता है, ऊपरी सदन। ठीक है, और चुनाव की प्रक्रिया क्या, कैसे चुनाव होता है? तो चुनाव को देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती, ये परोक्ष इनडायरेक्ट तरीके से होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बोल दूँ कि कैसे होता है चुनाव करने का तरीका होता है कि जितने भी मंत्री MLA MP जाके इकट्ठे होते हैं, जितनी ज़्यादा MLA MP होंगे और जिस व्यक्ति को खड़ा करेंगे, जो रिप्रेजेंट करेंगे, उसी का व्यक्ति प्रधानमंत्री या CM बन जाता है। ठीक है, दैट वॉट एवर द पीपल हैव अ पॉपुलेशन ऑफ डिमांड ऑफ दैट। ठीक है, so the whole majority will be the 1%, तो 1% will become a
CM और PM, इट डिपेंड ऑन दैट द हाउ मच पीपल दे कमिंग फ्रॉम दैट द आउटसाइड मीन जो चुनाव जीत के आ रहे हैं, ठीक है। उनको चुनाव में संसद के दोनों सदनों में लोकसभा राज्यसभा सभी के चुने हुए नामित सदस्य लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव, ये चुनाव कुछ मामलों में अलग होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव से ये चुनाव कुछ अलग होते हैं, जिसमें राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के हिस्सा नहीं लेते हैं। क्या इसमें राज्य के विधानसभा के सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं? संसद के नामित सदस्य भी इसमें वोट डालते हैं। संसद के नामित सदस्य भी इसमें वोट डालते हैं। चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली से होता है, जिसमें वोट गुप्त या गोपनीय रूप से डाला जाता है। यदि चुनाव में कोई विवाद होता है, उसका अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट करता है। समझ में आया क्या बोला मैंने? उपराष्ट्रपति का चुनाव सीधी जनता नहीं करती। उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, दोबारा हमको फोकस करके बोल दूँ, हथियार बेबे कहाँ रह जाता है ये, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव सीधी जनता नहीं करती, ये परोक्ष इंडायरेक्ट तरीके से होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, चुनाव में संसद के दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा के सभी चुने हुए नामित सदस्य होंगे, नॉमिनेटेड नहीं होंगे, ठीक है, नामित होंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसे हटाना हो तो आएंगे, उन्हें हटाना हो तो आएंगे, ठीक है। जैसे हम क्या बोलते हैं उसे, इम्पीचमेंट लगेगा तो आएंगे, वैसे नहीं आएंगे, ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव से ये चुनाव कुछ मामलों से अलग है। राष्ट्रपति का चुनाव से ये चुनाव कुछ मामलों में अलग होता है, जिसमें राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं। संसद के नामित सदस्य भी में वोट डालते हैं, और चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली से होता है, जिसमें वोट गुप्त या गोपनीय रूप से डाले जाते हैं। मतलब इसे बोलते हैं एक संक्रमणीय प्रणाली। अनुपातिक, अनुपात में अगर सपोज करो कि 4 लोग गड़े हुए ABCD, ठीक है। अगर सपोज करो ये लाइक, मैं थोड़ा समझाऊँ आपको, ठीक है। A, B, C और D ये है, इन्होंने करे 5, इन्होंने करे 6, इन्होंने करे 7, इन्होंने करे 8 और इन्होंने करे 9, ठीक है। अगर सिंपल इनमें सबसे ज़्यादा कितने, 5 का व्यक्ति, सबसे 5 की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, 5 कम है, तो ये व्यक्ति हट जाएगा 1 नंबर से। अब इसके 5 के वोट इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इसका, ठीक है। 5, ये 5 इसमें जुड़ेगा, ये 5 इसमें जुड़ेगा, ये 5 इसमें जुड़ेगा और ये 5 इसमें जुड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि ये 5 सब में जुड़ेंगे, ठीक है। और फिर जैसे जैसे पॉपुलेशन नीचे से कम होती जाएगी, ठीक है, तो वैसे वैसे इसको अलग अलग करते जाएंगे, ठीक है। और जब जो 2 व्यक्ति बचेंगे उसमें से आप वोट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और जिसके पास ज़्यादा वोट होगा उसका व्यक्ति बन जाता है। सिंपल सा ऐसा वोट होता है, ठीक है, ऐसे करके। तो योग्यता कौन बन सकता है? उपराष्ट्रपति। उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए। पहले उपराष्ट्रपति क्या होनी चाहिए? भारतीय नागरिक होनी चाहिए। उसकी उम्र 35 होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होने चाहिए, और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए। सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। भाई सरकारी नौकरी के भी है और बंदा लाभ के पद पे भी है, तो हाउ इज ए पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं होगा। शपथ ये संभालने से पहले क्या करना होता है? उपराष्ट्रपति बनने से पहले संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखने और अपने काम को ईमानदारी से करने की शपथ लेते हैं। दैट दे वॉन्ट टू वर्क विद देयर डिग्निटी, ठीक है, डिग्निटी प्लस प्राइवेसी को मेंटेन करते हैं, ठीक है, और प्लस संविधान की निष्ठा को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो शपथ राष्ट्रपति द्वारा चुने गए किसी व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाती है, ठीक है। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने वाला कौन होता है? राष्ट्रपति है, या उसका ही पोस्ट का कोई व्यक्ति हो, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए जानकारी शब्द से सही शब्दों में बोलूँ तो कौन उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता? उपराष्ट्रपति संसद किसी राज्य के विधानसभा का सदस्य नहीं होता। पहली बात, उपराष्ट्रपति संसद किसी राज्य के विधानसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। मतलब वो संसद का सदस्य नहीं है उपराष्ट्रपति। कैसी थोड़ी बात अजीब नहीं? राज्यसभा सभापति, मैं एग्जाम्पल की बात करूँ कि राज्यसभा में जो रिप्रेजेंट करने वाला होता है उसका चेयरमैन कौन होता है? उपसभापति, ठीक है। अगर कोई संसद लोकसभा या कोई संसद लोकसभा राज्यसभा या विधायक उपराष्ट्रपति बनता है, तो जैसे ही वह पद संभालता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। लोकसभा या विधायक उपराष्ट्रपति बनता है तो वह ही वो पद संभालता है और उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। अगर वो पहले से बना हुआ लोकसभा का सभापति या वैसे बना हुआ है, और जैसे ही वो उस पोस्ट पर आ जाता है, उपराष्ट्रपति के पोस्ट पर आता है, तो उसके नीचे की जो पोस्ट होती है, जैसे अगर वो लोकसभा का सदस्य या फिर राज्यसभा का सदस्य, दोनों से हट जाता है और सीधा वो ही विल बिकम समथिंग लाइक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो वो किसी और सरकारी पद पे, लाभ के पद पर नहीं हो सकता है, एक ही पद पर रहोगे। ऐसे कि ये भी मलाई ले लूँ, वो भी मलाई, तो दोज काइंड ऑफ थिंग दैट दे नेवर एवर फॉलो यू,
और दैट नेवर वाज एक्सेप्ट बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, सबको पता है। लेकिन अगर नया उपराष्ट्रपति नहीं आता है तो वर्तमान उपराष्ट्रपति तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकार पद संभालने वाला व्यक्ति नहीं आ जाए। ठीक है, ऐसा होता है। और उन्हें फिर से चुना जा सकता है, यानी कोई सीमा नहीं होती, कितनी भी बार बन सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में डाल लीजिए कि कितनी भी बार बन सकते हैं। ठीक है, ऐसा हटाते हैं ऑटो। अरे भाई ये तो और बढ़ रहा है, चलो हटाते हैं इसे। कैसे हटता है ये, डन कर देते हैं, उससे भी हो गया। ठीक है, ऐसे जैसे यहाँ पे हम देखते थोड़ा सा, पद खाली क्यों हुआ, कब होगा, किस रीजन में, 5 साल पूरे होना। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इस्तीफा देना राष्ट्रपति को पद देकर। दूसरा पॉइंट, जैसे मृत्यु हो जाता है, मृत्यु होना, इस्तीफा दे दिया, 5 साल पूरे हो गए, पद से हटाया जाना अयोग्य या फिर दिमागी तौर पे वो अस्थिर हो जाना। अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो जितनी जल्दी हो उसे भरा जाए। दंडात्मक प्रक्रिया या फिर ट्रांसजेंडर अधिकार में सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लाइक हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति को उनकी पहचान उनके अनुसार नया शैक्षणिक प्रमाण से मार्कशीट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, अब नई तरह से करा है। तो वैसे 2 बातें दर्शाता है, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा, भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की स्थिति। नालसा, अब नालसा जैसे आप बहुतों को पता होगा नालसा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर लोगों को अपनी पहचान खुद तय करने का अधिकार दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि उन्हें सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग माना जाए ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिल सके। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों संरक्षण अधिनियम 2019, ये कानून कहता है कि सरकारी अधिकारी व्यक्ति की खुद की चुनी गई लिंग पहचान को स्वीकार करें। ठीक है, और उसी के अनुसार सरकारी दस्तावेज आईडी सर्टिफिकेट बनाए। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से जुड़ा हुआ मामला, सरल शब्दों में संवैधानिक अधिकार क्या है। ठीक है, संवैधानिक अधिकार क्या है तो देख लेते हैं। ठीक है, ओहो यहाँ से निकलेगा दोबारा। ठीक है, अगर अनुच्छेद 14 और 21 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को यह अधिकार देते हैं कि उनके सभी सरकारी दस्तावेज में उनकी सही लिंग पहचान जैसे पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर को माना जाए। ठीक है, जो उसमें लिखा हुआ उसको माना जाए। और जैसे कि थोड़ा और छोटा कर लेते हैं इतना। ठीक है, ठीक है, कि ये बताया गया सिंपल सा कि इसमें सरकारी अधिकारियों की संस्था अक्सर बिना उच्च आदेश से काम नहीं करती। अब तक इन्हें प्रेशर नहीं पड़ता तो काम नहीं करती। कहने हाल ही में एक विश्वविद्यालय ने प्रक्रिया पूरी नहीं की और कहकर एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को शैक्षणिक दस्तावेज अपडेट करने से मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। इससे पता चला कि हमारे सिस्टम में कितनी कमियां हैं और खामियां हैं। समस्या की जड़ें, अधिकारी आज सिर्फ 2 ही लिंग को जानते हैं। महिला पुरुष मानते हैं कि ट्रांसजेंडर पहचान को स्वीकार नहीं किया जा सकता और हिचकिचाते हैं। वे कानून की आत्मा संभावना को नहीं समझते बल्कि इसके जटिल और प्रवृत्ति प्रक्रिया को चिपके रहते हैं। जैसे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपने अधिकारों को पाने के लिए लंबी समय की कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। निष्कर्ष क्या निकल के आता है? निष्कर्ष निकल के आता है इसमें सिंपल सा कि लाइक कानून और उसका ज़मीनी स्तर पर पालन, इन दोनों के बीच बहुत फ़र्क है और इसे दूर करने के लिए ज़रूरी प्रणाली में सुधार हो, जैसे कि आसान प्रक्रिया हो, नौकरशाही की सोच बदले, ट्रांसजेंडर पहचान को सच्ची पहचान की तरह स्वीकार किया जाए। ठीक है, बिहार में क्या हुआ? बिहार में जब मतदाता सूची की विशेष जांच FIR की गई तब लगभग 50 लाख लोगों के नाम कहकर हटा दिए गए कि वह स्थायी रूप से वहाँ पे नहीं रहते।
वे लोग मतदान नहीं कर पाएंगे जबकि वे भारत के नागरिक हैं और वो वोट देना उनका मौलिक अधिकार है। समस्या क्या है, प्रशासन ने मान लिया कि जो लोग कहीं चले गए तो उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं चाहिए और नहीं देना चाहिए होना चाहिए, और निर्णय लोगों की मजबूती जैसे काम की तलाश में प्रवास को समझने के बिना दिया गया। असल में होना क्या चाहिए था, असल में होना क्या चाहिए था कि लाइक राज्य को चाहिए था कि वे ऐसे लोगों की बेहतर व्यवस्था करता ताकि वे वोट दे सके, लेकिन ऐसा करने के बजाय उन्हें ये सूची से बाहर कर दिया गया। ठीक है, निष्कर्ष क्या, भारत का लोकतंत्र जो हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है प्रवासी नागरिक को नजरअंदाज कर रहा है, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी विफलता है। प्रवासी मतदाता लोकतंत्र से बाहर होते हुए लोग सरल शब्दों में क्या हो रहा है, लाखों लोग जो काम की वजह से अपने गाँव या शहर छोड़कर दूसरे स्थानों पर रहते हैं, ठीक है, लाखों लोग जो काम की वजह अपने शहर छोड़ के रहते हैं, ना तो अपने काम की जगह वोट दे पाते हैं और ना ही अपने घर मूल पते पर, और इनका वोटिंग अधिकार खत्म हो रहा है और वह समस्या धीरे धीरे भारत के लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। दोबारा बोलो, सिंपल सुनना, प्रवासी मतदाता लोकतंत्र से बाहर होते हुए लोग कैसे, क्या हो रहा है, सिंपल, लाखों लोग क्या जो काम की वजह से अपने घर को छोड़कर कहीं बाहर जाना पड़ता है, शहरों में जाना पड़ता है, ना तो अपना काम की जगह वोट दे पा रहे हैं क्योंकि उन्हें काम जरूरी है, वोट ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता, ना ही अपने मूल पते पर, इनका वोटिंग अधिकार खत्म हो रहा है और ये समस्या धीरे धीरे भारत के लोकतंत्र को कमज़ोर बना रही है। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आपको समझ रहे होंगे। देखो मैं आपको बताऊँ सिंपल सा, थोड़ा सा आपको थोड़ा हल्का बोले तो समझा देता हूँ कि वोटिंग सिस्टम काम कैसे चल करता है। ठीक है, ये टॉपिक आता है हमारा एथिक्स के GS 5 या 6 के में पॉइंट में लिखा हुआ है, एथिक्स इन डेमोक्रेसी या वोटिंग इन डेमोक्रेसी। ठीक है, इसमें क्या है, कहने का मतलब मेरा ये है कि आप सोचो, जो व्यक्ति IAS ऑफिसर होता है, ठीक है, और जो व्यक्ति मंत्री होता है, देखो एक से हर एक इलेक्शन में पैसा खर्च कितना किया था आपको पता है इसके बारे में, हर एक इलेक्शन में पैसा खर्च किया था 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ सपोज लेकर 10 करोड़, ठीक है, और बोला गया वैसे इलेक्शन में कि भाई 1 से 2 करोड़ खत्म होना चाहिए, लेकिन मोटा मोटा 10 करोड़ रुपये खर्च होता है, किस पे, इलेक्शन में होता है। ठीक है, लेकिन रीज़न क्या है, तभी पैसा आता कैसे है। अब तुम सोचो, जो व्यक्ति ईमानदारी से काम कर रहा है, ठीक है, उस पर 10 करोड़ रुपये कहाँ से आएगा, और कहीं ना कहीं हम किसी को 10 करोड़ किसके बाद, अगर चलो किसी पर अगर मेहनत की कमाई करके भी वो 10 करोड़ कर भी लेता है, तो आपको लगता है वो चुनाव में जो इसका पता नहीं है कि भाई मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा क्या होगा, तो उसमें लोग कौन से आ रहे हैं, ये वही लोग आ रहे हैं जो कि देश में माफिया हैं, जो गंदे वो करते हैं, धंधे करते हैं या फिर ड्रग्स बेचते हैं, ठीक है, खून खराबी बलात्कारी, सब ऐसे लोग आ रहे हैं। जितने भी लोग हैं कौन आ रहे हैं, यही तो आ रहे हैं लोग, इनके पास काला धन है, इनको 10 करोड़, उसके पास काली मनी, काला पैसा है, काला पैसे को वाइट करने का एक अच्छा वो है, एक रास्ता निकल जाता है जो कि चुनाव होता है। अब तुम सोचो, जो व्यक्ति 10 करोड़ रुपए लगा के आ रहा है, ठीक है, अब वो चुनाव आने के बाद वो अपने जो 10 करोड़ लगाए वो तो निकालेगा, समझ रहे हो, वो तो निकालेगा, और जब 10 करोड़ रुपये जब उन्होंने निकाल लिए, तो उसके बाद में जो उन्होंने पार्टी में जो पार्टी से जो उन्होंने टिकट लिए तो उसको पैसे दिया होगा, 5 करोड़ उसको भी दिया होगा, 2-3 करोड़ मान लो दिया होगा, और जब साथ में जो व्यक्ति जो उनके साथ पीछे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो व्यक्ति जो उनके बैक सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं वो ले होंगे 5-10 करोड़। अब तुम सोचो कि कोई भी गवर्नमेंट काम करने के लिए तो वो व्यक्ति 20 से 30 करोड़ तो वो खुद खाता होगा, बचे 20 करोड़, ठीक है, और 20 करोड़ को पार्टी के फंड के नाम पे या फिर पार्टी के अपने कुछ अपने जैसे लोगों को बांट देता होगा, अपने सगे वालों को बांट देता होगा। तो ये चला कौन रहा है, ये प्रॉपर प्रोसीजर। और उसमें जब कोई व्यक्ति बन के आता है, चलो मंत्री MLA MP बन के आता है, तो वो तुम्हें क्या लगता है कि वो देश के हित में काम करेगा, वो अपने हित में काम करेगा। वो अपने हित में कैसे काम करेगा, सिंपल से अपने हित में ऐसे काम करेगा कि अगर कोई व्यक्ति पर्सन अगर वो पैसा खर्च करके आया है तो मोटा कमाएगा, क्योंकि उसे नए इलेक्शन के लिए पैसा देना पड़ेगा इस वजह से, ठीक है, और उससे ज़्यादा पोस्ट चाहिए तो उसे पैसा देना पड़ेगा पार्टी फंड के रूप में, ठीक है, चीट फंड के रूप में, ठीक है, इलेक्शन में लगेगा पैसा, रैली होगी में लगेगा, ठीक है, बाइक निकलवाएंगे, लोगों को पैसा बांटना पड़ेगा, तभी तो। तुम्हें क्या लगता है कि ये वोटिंग ऐसे मिल जाती है क्या, ऐसे नहीं मिलती वोटिंग, ठीक है। अब वहाँ पे जो अब सपोज करो जो व्यक्ति ऐसे काम करके जो एक संसद के भवन में जाके या फिर हमारे
जो पार्लियामेंट में जाके बैठा वो व्यक्ति कैसे काम करेगा, अच्छा काम करेगा, खराब काम करेगा। सिंपल सी बात है, हमने जिस व्यक्ति को बिठा रखा है जो खराब काम करके ही आया है और हमसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा काम करेगा। हाउ इज द पॉसिबल दोस काइंड ऑफ थिंग व्हिच इज नॉट गुड फॉर देम, बिकॉज व्हेनेवर दे जस्ट बॉर्निंग ओवर दैट, सो ही नेवर फॉलो दैट गुड थिंग। तो हम आशा करते हैं कि वो अच्छा बंदा बनेगा, हमारे लिए रूल अच्छा बनाएगा, जब हमारे जो बैठने वाले व्यक्ति ही गलत हैं वहाँ पे। क्योंकि एक आम ईमानदार व्यक्ति तो 10 करोड़ ला नहीं सकता, ठीक है। एक 10 करोड़ लाने के लिए लगेगी बहुत ज़्यादा मेहनत। अब कोई व्यक्ति अपने पैसे खर्च करेगा नहीं, पूरी जीवन भर का अपना पैसा मूल 10 करोड़ रुपए उसने इकट्ठा कर भी लिया, तो वो आपको लग रहा है। और ऐसे में आते हैं IAS ऑफिसर। अब IAS ऑफिसर क्या चाहते हैं, अब भाई वो करते हैं किसके ऊपर काम, जो मंत्री MLA बोलता है उन्हें, जो किसके नौकर होते हैं, वो जनता के नौकर होते हैं। लेकिन प्रेशराइज कौन करता है उन्हें, जो डेमोक्रेसी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, वो उससे प्रेशराइज कर रहे हैं। अब उन्होंने उनको प्रेशराइज करा, और प्रेशराइज कौन होंगे। अब आपको लगता है कि जो IAS ऑफिसर इतने जो करप्शन दे रहे हैं, करोड़ रुपए वो ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, सिंपल सी बात, अगर वो ईमानदारी से काम करे तो उसका जो ऊपर वाला जो पर्सन है वो पैसे लेगा। बोला था ना एक पिक्चर कुछ ऐसे थी, लाइक जॉन इब्राहिम की एक पिक्चर थी जिसका नाम क्या था, लाइक शूट आउट एंड वडाला जैसे टाइप की बनाई गई थी। उसमें बोला गया था अनिल कपूर, और जब जॉन इब्राहिम बोला जाता है कि क्या नाम है, सुरमा भाई, ठीक है, सुरमे, मनिया सुरमे करके ऐसी पिक्चर है। उस मनिया सुरमे में सिंपल सा क्या पॉइंट था कि मनिया सुरमे एक और दूसरे थे दिलावर, दोनों में से किसको मारे। तो उस दिलावर ने आगे क्या बोला था अनिल कपूर की, जो भी पुलिस ऑफिसर के भूमिका निभा रहे थे, उसमें उन्होंने बोला था कि देख, तू नहीं बिकेगा तो तेरा ऊपर वाला बिकेगा, तू नहीं बिकेगा तो तेरा ऊपर वाले बिकेगा। और वो चीज़ वहीं पर आता है कि जब वो अक्षय कुमार से नहीं, जब वो जैकी श्रॉफ से मिलता है, तो उसका जो सीनियर ऑफिसर होता है उससे बोलता है कि लाइक कि दोनों में से किसी को भी मार दो, मनीष सुरमे का नाम खराब चल रहा है, दिलावर का नाम ने अपनी वो खबर लगा रखा है एक शरीफाई का, तो अब उसको मार दो। उसने बोला कि सर आप कितने बिके, उसने बोला था, दिलावर ने बोला था कि मैं नहीं तो तेरा ऊपर वाला बिकेगा, तो सर आप कितने बिके। तो सिंपल सा पॉइंट ये मेरा ये रहेगा इसमें कि अगर आप नहीं बिकेगा तो आपको ऊपर वाला बिकेगा, ठीक है। और जब वो बिकेगा तो कहीं ना कहीं वो आपको भी बिकवाएगा, है कि नहीं। अगर आप साइन नहीं करते तो आपके घर वालों को प्रेशराइज किया जाएगा या फिर कुछ और किया जाएगा, ठीक है, जिससे आप साइन कर दो, ठीक है। तो एक पिक्चर और ऐसी होती है सन ऑफ द सत्यमूर्ति, उसमें भी ये बताया गया था। क्या बताया गया था उसमें, ठीक है। तो ये सत्यमूर्ति में उसमें ये बताएगा कि वो एक ऑनेस्ट ऑफिसर होता है वो साइन नहीं करता है, क्योंकि उसका ब्रिज जो होता है वो सही से बना हुआ नहीं होता है। कहीं ना कहीं उसमें जो रॉ मटेरियल लगाया जाता है, जो डेंसिटी होनी चाहिए ब्रिज में, जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो नहीं थी, तो कहीं ना कहीं उसे घर वालों को प्रेशराइज करते, साम दाम दंड भेद करके वो रूल निकालता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है वो कहीं ना कहीं करप्ट बना हुआ है, ठीक है। अब करप्ट बना हुआ है हमारा स्ट्रक्चर, जो हमारे MLA MP करप्ट हैं, ठीक है। और जो लोग चुनाव में वोट सोच रहे कि वोट उनके चुनाव से चल रहा है, या फिर जनता सोच रही है कि हमने उनको जिताया है, तो वो अपने बल पे जीते हैं। अपने बल पे कैसे जीते हैं वो, अपने बल पे सिंपल सा यही जीते हैं वो कि उन्होंने पैसा खर्च करा है, ठीक है, पैसे खर्च करा है, पार्टी फंड उससे उठाया, ठीक है। लगता है लोगों को, अगर एक होता नहीं कभी कभी लाइक, और वो काम किसके लिए करते हैं, वो पार्टी के नाम पे नहीं करते, वो काम करते हैं उन लोगों के लिए, जाति धर्म पे काम करते हैं वो, कि मेरे को किस जाति के लोगों ने वोट दिया था, मेरे को किस धर्म के लोगों ने वोट दिया था, उस धर्म के जाति के हिसाब से वो करते हैं। वो IAS ऑफिसर जब भी पुलिस ऑफिसर होता है, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो किस पे वो करता है, वो इन्हीं चीज़ों पर ही काम करता है। उन्हें बोला जाता है कि क्योंकि आप जिस मर्जी को भी नहीं डंडा मार सकते ना, लट भी जिस मर्जी को नहीं मार सकते आप, अब दूसरे मारेंगे वरना आप ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि जिस व्यक्ति को अगर आप जिस मर्जी को मारते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर उसे MLA को उसे जिताने में तो मदद की होगी, तो कहीं ना कहीं MLA आपका ट्रांसफर कर देगा कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको पसंद नहीं होगा, या फिर तो कहीं ना कहीं पोस्टिंग करवाने के लिए भी इनके हाथ में होता है। तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं जो हमारे जो सिविल सर्वेंट होते हैं, कहीं ना कहीं इनको प्रेशराइज किया जाता है कि भाई करने के लिए। तो एक अनुच्छेद 311 जो प्रोटेक्शन के लिए देखा जाता है, अनुच्छेद में प्रोटेक्शन के लिए देखा जाता है। क्या देखा जाता है कि इसमें ये बात रखी जाती है कि अगर MLA MP जो प्रेशराइज करते हैं तो वो चीज़ ना हो, इस वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन के लिए किया हुआ है कि ईमानदार व्यक्ति को आसानी से हटाया नहीं जा सकता है, ना कि ट्रांसफर किया जा सकता है। मतलब उसे रस्टिकेट या फिर वैसे नहीं किया जा सकता, सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रेशराइज तो होंगे इस वजह से। लेकिन क्या होता है, अब जो व्यक्ति जो बेईमान है उनका भी प्रोटेक्शन के रूप में वो काम करेगा, क्योंकि आप आसानी से तो कर नहीं सकते, और जो बेईमान हो रहा है उसको हम सस्पेंड कर नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्शन के रूप में काम आता है उनको। तो समझ में आ रहा है क्या है, तो सिविल कोड ऑफ कंडक्ट,
ठीक है, इसलिए तो थोड़ा इस चीज़ को थोड़ा देखना, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो जैसे मैंने आपको बताया है, तो लाखों लोग जो है काम की वजह से अपने गांव या फिर शहर छोड़कर दूसरे स्थान पर रहते हैं, ना तो अपने काम को जगह वोट दे पाते हैं और ना ही घरों पे मूल पते पर इनका वोटिंग अधिकार खत्म हो जाता है। और ये समस्या धीरे धीरे भारत के लोकतंत्र को कमजोर बना रही है। ये समस्या क्या हो रही है, संरचनात्मक कारण क्या है, स्थायी पते पर आधारित सिस्टम। भारत का चुनाव सिस्टम आज भी मानता है कि अगर हर नागरिक एक स्थायी पता होना चाहिए, ठीक है। और वोटर लिस्ट में नाम तभी जुड़ता है तब आपके पास स्थायी पता हो, प्रमाण हो, पहचान पत्र हो। प्रवासी लोग इन कुछ मुश्किलों का सामना करते हैं। वे अक्सर झुग्गियों और किराए के कमरों में या फुटपाथ पर रहते हैं, जहाँ ऐसा प्रमाण पत्र देना मुश्किल होता है। कई बार उन्हें बाहर या नौकरी छीनने वाले या फिर खतरा मान लिया जाता है। जब वे गंतव्य राज्य जहाँ वे रहते हैं वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा पाते, आपको बता अपने गृह राज्य जैसे जहाँ से आए हुए भी हटा दिया जाता है, होम टाउन, तो वे दोनों ही जगह से बाहर हो जाते हैं। डर और विरोध, कुछ राज्यों में लोग कहते हैं कि नौकरी और वोटिंग के अधिकार सिर्फ स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए, इसलिए प्रवासी को विरोध होता है, ठीक है। और TSS का अध्ययन 2015 में क्या सामने आया कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द सोशल साइंस TISS ने चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट दी जिसमें बताया गया कि प्रवासी लोग जो 3 तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, प्रशासनिक अड़चनें जैसे कि पता का प्रमाण न होना, डिजिटल साक्षरता की कमी, ऑनलाइन वोटर ID अपडेट या जानकारी नहीं मिलती, सामाजिक बहिष्कार मिलता है, उन्हें बाहरी माना जाता है, उन्हें चुनावी प्रक्रिया से दूर रहता है, ठीक है। इससे वोटिंग में नहीं हो रहा है। जैसे समस्या प्रवासी की वोटिंग में हो रही है, वैसे ही दिक्कतें उन्हें ONO-RC वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में होती है, जहां राशन कार्ड का सही इस्तेमाल करने में दिक्कतें आती है। निष्कर्ष क्या निकलता है, भारत में चुनाव प्रक्रिया अभी भी ऐसे नागरिकों के नज़रअंदाज करती है, एक जगह से दूसरी जगह पर काम की तलाश में जाते हैं, उन्हें स्थानीय नागरिक की तरह नहीं देखा जाता, वो वोट देने के अधिकार से वंचित रह जाते हैं। यह भारत के लोकतंत्र को कमजोर और अपूर्ण बना रहा है। राशन और प्रवासी नागरिक वन नेशन वन राशन कार्ड की प्रोसेस और उसकी चुनौतियाँ क्या हैं। 2019 में शुरू हुई वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना के तहत कई व्यक्तियों को देश के किसी भी हिस्से में राशन ले सकता है, अच्छी बात है। लेकिन मई 2025 में बिहार के सिर्फ 3 लाख परिवार ने ही दूसरे राज्यों में राशन लिया। 3 लाख परिवार ने दूसरे राज्य में राशन लिया। कम इस्तेमाल हुआ, दोहरे पते की समस्या, लोग एक राज्य में रहते हैं लेकिन राशन कार्ड दूसरे राज्य में बना होता है। लाभ ढूंढने का डर, कुछ लोग डरते हैं कि अगर वे बाहर राशन लेंगे तो मूल राज्य का उनका नाम हट जाएगा। दूसरे शब्दों में कई राज्यों में अफसर मदद नहीं करते और नए नियम जटिल होते हैं। ID की समस्या, प्रवासी लोग अपने गृह की वोटर ID रखते हैं लेकिन जहाँ वे रहते हैं वहाँ पे हटा दिया जाता है। इसका मतलब है ना वे घर के हुए ना घाट के समस्या हुए, ना वो घर का वोट दे सकते हैं ना ही वो राज्य में। समाधान क्या होगा, लचीला पोर्टेबल हमें बनाना चाहिए। कैसे, अब पूछो कैसे। कि लाइक कैसे होगा कि भाई हमें क्या करना चाहिए कि जहाँ वोट रहते हैं वहीं पे वो कर सके। चुनाव आयोग को दोनों राज्यों के आपस में मिलाना चाहना चाहिए, ठीक है। पंचायत और सिर्फ वोटिंग में नहीं हो रहा है, जैसे समस्या वोटिंग में हो रही है सर। ये सिर्फ वोटिंग में ही नहीं हो रहा है, जैसे समस्या प्रवासियों को वोटिंग में हो रही है, जैसे कि दिक्कतें वन राशन कार्ड जैसी समस्या है, ठीक है, ठीक है। और जहाँ राशन कार्ड सही इस्तेमाल करने में दिक्कत आती है। भारत में चुनाव प्रक्रिया अभी भी नागरिकों को नज़रअंदाज करती है और एक जगह से दूसरी जगह पर काम की तलाश में जाते हैं। उन्हें स्थायी नागरिकों की तलाश नहीं देखा जाता, उन्हें वोट देने के लिए अधिकार वंचित रखा जाता है। इससे भारत के लोकतंत्र कमजोर और अपूर्ण बनते हैं। राशन और प्रवासी नागरिक वन नेशन वन राशन कार्ड की चुनौतियाँ, ठीक है, क्या है। 2019 में शुरू हुई वन नेशन वन राशन, कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में राशन ले सकता है, लेकिन मई में बिहार में 3 लाख परिवारों ने एक दूसरे का राशन लिया और कम इस्तेमाल हुआ, तो उसका मुख्य कारण दोहरे पते की समस्या। लोग ऐसे राज्य में रहते हैं लेकिन राशन कार्ड दूसरे जगह पर राज्य में होते हैं। लाभ खोने का डर, कुछ लोग डरते हैं कि अगर वे बाहर राशन लेंगे तो मूल राज्य का नुकसान और उसका नाम हट जाएगा, ठीक है। अगर समस्या ये है तो उस समस्या का समाधान करो। प्रवासी लोग अपने घर की वोटर ID रखते हैं लेकिन जहाँ वो रहते हैं वहाँ से हटा दिए जाते हैं।
इसका इस्तेमाल ना तो घर के वोट दे सकते हैं, ना ही बाहर। लचीला और पोर्टेबल में बने सिस्टम बना ताकि लोग जहाँ भी रहे वोट दे सके। मतदान सूची में नाम हटाने के बजाय चुनाव आयोग को ये बताया जाए कि दोनों को मिला कर रखना चाहिए। ठीक है। अब एनजीओ की जागरूकता का अभियान, ताकि प्रवासी लोग खुद को फिर से पंजीकृत रजिस्टर करवा ले। ठीक है। और बिहार के, उत्तर प्रदेश के राज्यों में कुछ मॉडल बनाए जाए ताकि राज्यों में उनके को भी सिखाया जाए। अगर समय रहते हुए सुधार नहीं हुए तो भारत के इतिहास में सबसे बड़ी मूक वोटर सफाई साइलेंट वोटर पड़ जो जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा असर उन गरीब लोगों पर होगा जो सिर्फ काम, रोटी और सामान के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। और परमाणु कानून विपक्ष के की भूमिका क्या है वो देखते हैं। ठीक है। ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी, जलवायु परिवर्तन के लिए लड़ाई में सहयोग। जब सरकार क्या कर रही है, सरकार 2 पुरानी कानून समीक्षा रिव्यू कर रही है। नागरिक परमाणु दायित्व अधिनियम CNDN के 2010 में बताता है कि अगर कोई परमाणु दुर्घटना हो जाए तो कौन जिम्मेदार है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम IEA 1962, परमाणु ऊर्जा सरकारी नियंत्रण पर कानून। सरकार क्या बदलाव चाहती है इसमें, परमाणु ऊर्जा की निजी कंपनियों को क्या देने चाहिए, और कानून, जिम्मेदारी, दायित्व और नियम क्या है। ठीक है, ये सब देखते हैं हम। ठीक है, तो आज का हमारा ख़त्म हुआ लेक्चर। थैंक यू फॉर सो मच चौहान विज़न। आपका साथ, आपका सहयोग, आपका मान, आपका सम्मान, आपका भाई, आपका बंधु। ठीक है, तो स्टे ट्यून। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। जय जय राम जी की।